दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई इन्वेंशन चल रहा है या आप किसी इन्वेंशन पर काम कर रहे हैं और उसमें एआई की हेल्प ले रहे हैं, तो क्या ऐसा इन्वेंशन को आप पेटेंटाइज कर सकते हैं या नहीं? यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केट में एंट्री के बाद ऐसी कोई फील्ड नहीं छूटी जिसने इसको प्रभावित नहीं किया। इसने लेखकों के नोवेल लिखने से कविता बनाने तक और यहाँ तक साइंटिस्ट के इनोवेशन से बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेड सीक्रेट तक और चित्रकारों की अद्भुत पेंटिंग बनाने से फिल्म इंडस्ट्री के एनिमेशन तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। तो ऐसे में पेटेंट एक्ट भी इसके चपेट से नहीं छूटा और कई सारे देशों के पेटेंट एक्ट्स के सामने नई दिक्कत खड़ी हो गई कि अब मशीन भी इन्वेंशन करने लगी है और इन इन्वेंशन की ओनरशिप अब किसे प्रदान करे। ये टेक्निकल क्वेश्चंस खड़ा होने के बाद कई सारे देशों ने अपने अपने पेटेंट एक्ट्स में अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पेटेंट की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो तो ऐसे में उसकी इन्वेंटरशिप या ओनरशिप किसे दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एआई और इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में, ताकि हम इस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कंप्यूटर या मशीन के साथ बात करके उन्हें असाइनमेंट और चैलेंज देकर उन पर प्रतिक्रिया ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए वह पूर्व अनुभव और इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक फंडामेंटल पार्ट बनने जा रहा है। यह चीज़ मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद केवल 5 दिनों में इसने 1 मिलियन यूज़र्स अक्वायर किए थे और इसी नंबर तक पहुँचने के लिए इंस्टाग्राम जैसे फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरे 2.5 महीने लगे थे और नेटफ्लिक्स जैसे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यूज़र्स कमाने में पूरे 3.5 साल लगे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपन एआई द्वारा निर्मित चैट जीपीटी इतने कम समय में कैसे लोकप्रिय बना और इसके लोकप्रियता के पीछे कुछ तो वजह होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जिसने हमारे कंप्यूटर और मशीनों को और स्मार्ट तरीके से कार्य करने में सक्षम किया है, जिसकी वजह से यह मशीन अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करने लगी है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी परफेक्ट और स्मार्ट तरीके से काम करने लगा तो उसने पेटेंट के लिए भी आवश्यक प्रोसेस खुद ही जनरेट करने में सक्षम हो गया, जिसकी वजह से अब हमारे सामने यह सवाल खड़ा है कि आखिर किसी मशीन द्वारा निर्मित पेटेंट को हम कैसे फाइल करें और इसकी इन्वेंटरशिप किसे प्रदान करें। आज के तारीख में हमारे पास ऐसा कानून है जो व्यक्ति के बुद्धिमत्ता से निर्मित टेंजिबल आइडियाज़ को सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट 1907। इसके तहत हम किसी भी न्यू इनोवेशंस को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आइए तो इसे समझते दुनिया के सबसे पहले एआई जनरेटेड इन्वेंशन के एग्जाम्पल से। यूरोपियन यूनियन सहित 1 डजन से ज़्यादा देशों को, जिसमें इंडियन पेटेंट ऑफिस भी शामिल है, उसे 2019 में एक पेटेंट एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था जिसका नाम था डाबूस और इसका फुल फॉर्म है डिवाइस फॉर द ऑटोनॉमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंसियंस। इस आवेदन में डाबूस को इन्वेंटर के रूप में आगे लाया गया था, जिसने विदाउट ह्यूमन हेल्प 2 इन्वेंशन जनरेट किए थे। इसी वजह से डाबूस को आवेदन में इन्वेंटर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। एआई मशीन को इन्वेंटरशिप प्रदान करने के विचार ने न केवल नई कानूनी चुनौतियां पैदा कर दी, बल्कि दुनिया भर के आईपीआर एक्ट्स की चिंता भी बढ़ा दी। डाबूस के इस पेटेंट एप्लीकेशन को दुनिया भर में केवल 2 ही पेटेंट ऑफिस ने मान्यता प्रदान की, जिसमें साउथ अफ्रीकन पेटेंट ऑफिस और ऑस्ट्रेलियन पेटेंट ऑफिस शामिल था। बाकी किसी भी देश ने डाबूस पेटेंट एप्लीकेशन को मान्यता प्रदान नहीं की और किसी मशीन को इन्वेंटरशिप देने से सीधा इनकार कर दिया। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने भी डाबूस को मान्यता प्रदान करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे इंडियन पेटेंट एक्ट सेक्शन 2 और सेक्शन 6 के तहत नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 6 के तहत कोई भी नेचुरल पर्सन या इंस्टीट्यूट पेटेंट फाइल कर सकता है
और इसकी इन्वेंटरशिप ले सकता है, लेकिन इस एक्ट में मशीन द्वारा निर्मित पेटेंट की ओनरशिप के बारे में कुछ भी उल्लेखित नहीं है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट नहीं है कि एआई द्वारा निर्मित पेटेंट का हकदार कौन होगा। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो हमारा एग्जिस्टिंग पेटेंट एक्ट 1970 इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता। यह किसी भी तरह के एआई जनरेटेड इन्वेंशन को इन्वेंटरशिप या ओनरशिप के बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं देता। यह तो सिर्फ किसी रियल पर्सन को या इंस्टीट्यूट को ही पेटेंट फाइल करने की अनुमति देता है, ना कि किसी मशीन को। इसलिए केवल ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और नेचुरल पर्सन, इन दोनों ही टर्म को इस एक्ट में क्लियर किया गया है। इसके अलावा किसी मशीन या कोई अन्य चीज को आवेदन करने के लिए पात्र नहीं बताया गया है। इसी वजह से हमारा एग्जिस्टिंग पेटेंट एक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसे में जब तक हमारा पेटेंट एक्ट 1970 में अमेंडमेंट नहीं आता, तब तक एआई द्वारा निर्मित पेटेंट पर स्वामित्व के लिए पार्टियों को मजबूत एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। और यदि कोई असहमति निर्मित होती है तो अदालतें अपना निर्णय लेते समय पक्षों की सहमति और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखेंगी। एआई द्वारा निर्मित पेटेंट अधिकारों का मालिक कौन है, इसके बारे में अभी तक कोई अदालती फैसला नहीं आया है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम किसी पेटेंट के लिए कोई प्रोसेस या इन्वेंटिव स्टेप्स किसी एआई प्लेटफॉर्म से जनरेट करें और उसे खुद के नाम पर लेकर उसका पेटेंट फाइल करें, तो ऐसे में क्या पेटेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और उसके ग्रांटेड होने के कितने चांसेस है? इस सवाल के जवाब में मैं आपको एक बात बता दूं कि एआई पोर्टल से जनरेटेड कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट का प्लेजरिज्म या जिसे हम सिमिलरिटी इंडेक्स बोलते हैं, उसे पकड़ने वाला कोई सॉफ्टवेयर आज के तारीख में हमारे पास मौजूद नहीं है। पर इसका सीधा अर्थ ऐसा नहीं होता कि किसी एआई प्लेटफॉर्म से जनरेटेड इन्वेंटिव स्टेप्स या कोई प्रोसेस हम किसी पेटेंट आवेदन में शामिल करें और उसे अपने नाम पर पेटेंट फाइल करें, क्योंकि कोई भी एआई प्लेटफॉर्म हमें जो भी रिस्पॉन्स हमारे क्वेश्चंस के अगेंस्ट हमारे सामने पेश करता है, वह उसके पूर्व अनुभव और प्रीवियस इनपुट्स पर आधारित होता है। इसी वजह से हमें जो इन्वेंटिव स्टेप्स इस एआई प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, वह इन्वेंटिव स्टेप्स नोवल, नॉन ऑब्वियस और इनोवेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी वजह से इस अप्रोच से पेटेंट फाइल करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि अब एआई जनरेटेड इन्वेंशंस को कैसे हैंडल करें और इससे जुड़े पेटेंट एप्लीकेशन को किस देश में फाइल करें ताकि आपका पेटेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सके। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।